हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TPS एजुकेशन चैनल शिरो। हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके अंदर आवृतबीजी पादपों में जनन की बात की। आवृतबीजी पादपों में जो जनन का पार्ट है, इसमें से जो लैंगिक जनन का पार्ट है ये हमने कंप्लीट किया है। तो लैंगिक जनन की यदि पार्ट की बात करें तो लैंगिक जनन का जो पार्ट है इसमें किस प्रकार से जो स्ट्रक्चर थी या फिर कहें कि जो लैंगिक जनन अंग है उनकी स्ट्रक्चर, उनमें मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं, नर और मादा युग्मकों का विकास, इसके बाद उनका संयोजन और एक एम्ब्रियो या एक बीज का निर्माण कैसे होता है। तो ये कंप्लीटली प्रोसेस हमने की है। अब इसके बाद आता है कि इसका जो सेकंड पार्ट जो हमने बताया था अलैंगिक जनन। देखिए, हमने ये भी कहा था कि इसको डिवाइड करते हैं मेनली 3 पार्ट में, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लेकिन हमारे सिलेबस में जो कायिक जनन है उसको अलैंगिक जनन के साथ में ही रखा हुआ है। तो ये जो है कायिक जनन अलैंगिक जनन के पार्ट में बना रखा है। बाकी इसको यदि हम देखें अलग से भी कर देते हैं, कायिक जनन अलग कर देते हैं और अलैंगिक जनन को अलग कर देते हैं। तो अब देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। अब इसमें ये है कि ये कंप्लीट हुआ, अब हमें करना है अलैंगिक जनन। एक बार इनकी डेफिनेशन को और समझे कि जो लैंगिक जनन था, इस लैंगिक जनन में हमने ये कहा था अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसके बाद युग्मक निर्माण और इसके बाद युग्मक संलयन। ये प्रक्रिया हुई, यानी लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी हुआ था, युग्मकों का निर्माण हुआ, इसके बाद एक नर और एक मादा युग्मक का संयोजन हुआ। लेकिन अलैंगिक जनन में ये तीनों प्रोसेस जो है हमने यहाँ पर दर्शाए, ये तीनों प्रोसेस नहीं होती है। न तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, न युग्मक निर्माण होगा, न ही युग्मक संलयन। और मेन रूप से यदि हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि युग्मकों का संलयन नहीं होता है। सबसे मेन कैरेक्टर इसका ये होता है कि युग्मक संलयन की प्रक्रिया अब्सेंट होगी, या फिर कहें नर और मादा युग्मकों के आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है जिसे हमने निषेचन कहा था, वह निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर अब्सेंट होती है, अनुपस्थित है। तो ये इसका सबसे मेन लक्षण था अलैंगिक जनन का। अब देखिए कि ये डेफिनेशन हमने पहले करवाई थी। अलैंगिक लैंगिक जनन में डिफरेंस भी जो है, क्या क्या अंतर होता है, वो अंतर भी करवा चुके हैं। तो अब हमें देखना है अलैंगिक जनन है इनके प्रकार। तो अलैंगिक जनन है, यदि इनके प्रकारों की बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। सेकंड है कायिक जनन, इसे कह देते हैं कायिक परिवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये कहें कि अनिषेक बीजता और कायिक जनन, इन 2 भागों में अलैंगिक जनन को डिवाइड किया है। अब हम ये जो पार्ट है इन पार्टों को देखते हैं कि जो कायिक जनन है, इस कायिक जनन की यदि बात करें तो कायिक जनन को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक कायिक परिवर्धन, सेकंड जो है वो कृत्रिम कायिक परिवर्धन। देखिए कायिक जनन को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति में अपने आप होता है, दूसरा कृत्रिम कायिक परिवर्धन। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो प्रकृति में अपने आप नहीं होता है, बल्कि मानव के द्वारा इसके अंदर ये कार्य करवाया जाता है, या फिर कहीं मानव जो रहता है वो इन्वॉल्व होता है। इसके बाद देखिए कि इसके बाद भी इसके अलग अलग जैसे पार्ट है, इनको फिर से डिवाइड कर रखा है। तो पहले देखिए इसके भाग कि प्राकृतिक कायिक परिवर्धन है, ये तने के द्वारा हो सकता है, यानी स्टेम के द्वारा, ये जड़ों के द्वारा भी हो सकता है, रूट के द्वारा, यह पत्तियों के द्वारा,
या लीफ के द्वारा भी हो सकता है। इसी प्रकार से जननांगों के द्वारा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन्हें बुलबिल्स बोला जाता है, इनके द्वारा भी हो सकता है। यदि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो इसमें मेनली 3 मेथड्स हैं जिनको फिर से डिवाइड कर रखा है। एक है कर्तन, इसके बाद जो है दाब लगाना, और इसके बाद है मूल कर्तन। तो ये जो है ये 3 प्रकार के इसके अंदर दे रखे हैं कि कर्तन है, दाब लगाना है, और इसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए थर्ड जो है मूल कर्तन हो गए, रोपण है। तो ये पार्ट है। अब जो है ये जो जितने भी जो विधियां हैं इन सभी को एक एक करते हुए देखें। यानी हमारे जो सिलेबस की बात करते हैं या फिर कहें कि जो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट हैं, ये विधियां हैं या ये मेथड्स जो दे रखे हैं, इन सभी को करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहां से है, ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट में हम बात करें इसकी और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी, यदि इस वर्डिंग को देखेंगे तो यहाँ पर एक तो है ए, इसका मतलब है अब्सेंट, अनुपस्थित। इसके बाद सेकंड जो वर्डिंग आता है वो है गैमोस, गैमोस इसका होता है युग्मक सरने। देखिए एगैमोस्पर्मी, ए का मतलब है अब्सेंट है, अनुपस्थित है। गैमोस का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन या युग्मक संलयन यानी गैमेट्स फ्यूजन है, इसके बाद हुआ स्पर्मा सीड यानी बीज। तो यहाँ पर देखिए कि युग्मक संलयन अब्सेंट है या फिर कहीं निषेचन अनुपस्थित है और बीज का निर्माण। तो यदि इसको देखें तो हम ये कहेंगे निषेचन अनुपस्थित व बीज का निर्माण। यदि इस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होगी, यानी बीज है, बीज से क्या बन जाएगा, बीज से पादप, तो जनन की प्रक्रिया हुई। तो हमने ये कहा कि यदि इस प्रकार से जिसमें निषेचन अनुपस्थित हो, बीज का निर्माण होता हो और उस बीज से पादप बन रहा हो, तो इस प्रकार का यदि जनन होता है तो उसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता या एगैमोस्पर्मी। तो इस प्रकार से एक तो ये हुआ कि इस प्रकार की स्थितियां होती हैं जिसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया अनुपस्थित होगी, अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक संलयन की प्रक्रिया है वो अनुपस्थित होगी, लेकिन बीज का निर्माण हो जाता है। तो बीज का निर्माण कैसे होता है, देखिए एक अलग से लेसन है जिसके अंदर जो है जनन की विशेष विधियां हैं, तो उसके अंदर बता भी रखा है। तो उस टॉपिक के अंदर हम बताएंगे कि ये बीज का निर्माण कैसे होता है।
निषेचन नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बीज बन रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो अलग से विधियां आएंगी, तो उन विधियों के साथ में करेंगे इस टॉपिक को, कैसे बीज बन गया ये। तो ये प्रक्रिया हुई एक। तो इसके बाद हम बात करते हैं कायिक जनन या कायिक परिवर्धन। एक कायिक जनन या कायिक परिवर्धन और अनिषेक बीजता, इन दोनों में एक अंतर है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। इस समय बीज का निर्माण होता है और उस बीज से पादप बनेगा, लेकिन यहां पर बीज का निर्माण नहीं होता है। पादप के किसी कायिक भाग, यानी बात करें जड़ है, तना है, पत्ती है या जनन अंग है, यानी कोई भी कायिक संरचना, तो पादप के अंदर बीज हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बीज को छोड़ करके पादप के किसी भी कायिक भाग से यदि नए पादप का निर्माण हो जाता हो, तब उसे कहेंगे कायिक जनन या कायिक परिवर्धन। देखिए दोनों का सबसे मेन अंतर क्या है कि यहां पर बीज बनेगा, यहां पर बीज बनता है, और यहां पर जो बीज है उसका निर्माण नहीं होता है। ये सबसे मेन अंतर हुआ। इस जगह पर हमने क्या कहा कि पादप की जैसे कोई टहनी हुई, पत्ती हुई, जड़ हुई, या फिर कहे जो तने का पार्ट है, कोई भी पार्ट होता है, उस पार्ट से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब देखिए इसके बाद ये पार्ट है, इसकी विधियां हमने बताया है कि जनन की विशेष विधियों के अंदर लेंगे। ये पार्ट हमारे यहीं पर जो कंप्लीटली है कि जो कायिक जनन की जो प्रक्रिया है, या फिर कहें इसके जो टाइप्स हैं, यदि इनकी बात करेंगे तो ये 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, जो 2 टाइप्स में डिवाइड है, और 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं इसमें। फर्स्ट यदि देखें तो हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। सेकंड जो पार्ट है वो है इसका कृत्रिम कायिक जनन। दोनों की डेफिनेशन देखिए। प्राकृतिक कायिक जनन, कायिक जनन की यदि बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर स्पष्ट लिखा है कि यदि कायिक जनन की बात करें तो जैसे जड़, तना, पत्ती या जनन संरचना, ये पहले भी जो बता चुके हैं, जड़, तना, पत्ती या जनन अंग या जनन संरचनाएं, इनसे पादप का निर्माण प्रकृति में अपने आप होता है। यानी इस समय हम ये कहें कि मानव इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल देखते हैं कि जो पादप रहते हैं उनकी जो जड़ें रहती हैं, उन जड़ों से पत्तियां या फिर कहीं कलिकाएं बन जाती हैं और उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जो टहनी होती है या कहीं तने का जो भाग होता है, वह तने का भाग है, उस पर जड़ें बन जाती हैं जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से जो पत्तियां होती है, उन पत्ती के जो टुकड़े रहते हैं उनसे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर प्रकृति में अपने आप, कि प्रकृति में अपने आप पादप के किसी भी भाग, जड़, तना या पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। मानव इसके अंदर यदि कार्य करता है नहीं करता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी मानव इन्वॉल्व नहीं होता है तब भी ये जनन होगा। ये तो हुआ प्राकृतिक कायिक जनन। अब सेकंड जो आता है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए यहाँ पर एक शब्द है कृत्रिम। यदि कृत्रिम शब्द कहीं पर भी आ जाता है तो इसका सीधा संबंध है कि उस क्रिया को करवाने में मानव इन्वॉल्व होता है, मानव किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ पर यदि कृत्रिम कायिक जनन की बात करें तो हम ये कहेंगे कायिक जनन, पादप के जड़, तना, पत्ती या जनन संरचनाओं से नए पादप का निर्माण होगा, लेकिन उस नए पादप के बनाने की जो प्रक्रिया रहेगी या फिर कहें ये जो जनन की प्रक्रिया रहेगी, उसमें मानव इन्वॉल्व होगा, मानव अपना कार्य करेगा, या फिर कहे मानव जो रहता है वह पादप के जड़, तना, पत्ती
या जनन संरचनाओं से नए पादप का निर्माण करवाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कृत्रिम शब्द, मैं फिर कह रहा हूं कृत्रिम शब्द है, कई बार आएगा। तो कहीं पर भी कृत्रिम शब्द आए, इसका सीधा संबंध मानव से रहेगा कि कृत्रिम शब्द, इसका मतलब मानव उस प्रक्रिया में भाग ले रहा है। तो यहाँ पर तो ये कहेंगे कि मानव भाग नहीं लेता है और जड़ तना पत्ती से नए पादप का निर्माण होता है। यहाँ पर बात हुई है जड़ तना पत्ती से नया पादप बनता है, लेकिन मानव इस प्रक्रिया में भाग लेता है। जैसे पत्ती के टुकड़े करना, तने के टुकड़े करना, उनको भूमि में लगाना, इसी प्रकार जड़ के टुकड़े करना, उसको भूमि में लगाना। तो ये जो काम है ये मानव के द्वारा किया जा रहा है। तो उस समय उसे कृत्रिम कायिक जनन कहेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में हम प्राकृतिक कायिक जनन है, इसको देखते हैं, उसके बाद इसकी विधियां देखेंगे। तो जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसको देखें कि मेन रूप से ये 4 संरचनाएं, जड़, तना, पत्ती और जनन संरचनाएं या जनन अंग, इनके द्वारा होगा। देखिए, कायिक जनन का मतलब क्या था? जड़, तना, पत्ती, जनन अंग, इनसे नए पादप का बनना। यानी ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं से नए पादप का बनना, ये कहलाता है प्राकृतिक कायिक जनन। अब यहां पर हमें ये 4 पार्ट करने हैं और मेन रूप से यदि हम देखें तो देखिए, इनके एग्जाम्पल मेन रूप से याद रखने होते हैं कि जड़ के द्वारा किन पादपों में प्राकृतिक रूप से जनन हुआ, पत्ती के द्वारा किन में हो रहा है, तने के द्वारा किन में हो रहा है, जनन संरचनाओं के द्वारा किन पादपों में हो रहा है, और वो भी प्रकृति में अपने आप। तो हम यहाँ पर यदि इनके पार्टों की बात करें तो देखिए, जैसे तने के द्वारा कायिक जनन। अब तने की यदि हम बात करते हैं तो तने के अनेक प्रकार के रूपांतरण है, तने के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसी आधार पर तने के अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे हम बात करें कि परकंद है, कंद है, घनकंद है, शलक कंद है, भूस्थारी है, ऊपरी भूस्थारी है, भूस्थारिका है। इस प्रकार से तने के अनेक रूपांतरण हैं और उन रूपांतरणों के आधार पर ही दे रखा है कि किस पादप में किस भाग से या कौन सी संरचना से नए पादप का निर्माण होगा। अब देखिए, इनके यदि हम बात करें, एक तने के द्वारा जो कायिक जनन है उसके कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर है, मैंने लिखे हैं। यदि हम बात करें परकंद की, परकंद जो रहते हैं, यानी जो तने के, हमने ये कहा तने जो रहते हैं उस तने का रूपांतरण जो है वो हमने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे परकंद, कंद, घनकंद, ये जो लिखे हुए हैं, यदि इनकी बात करते हैं तो इनमें से देखिए कि कुछ एक जो तने जो हैं उनके अलग अलग रूपांतरण हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। हम बात करें परकंद की, तो परकंद के अंदर जो तना रहता है वो अनियमित संरचना का होता है, आकृति का होता है, इस तरीके ये अनियमित होता है। और ये अनियमित जो तना रहता है उस तने से नए पादप का निर्माण हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, अदरक है, हल्दी है। यदि अदरक को यदि हम देखते हैं, कॉमनली लगभग सभी का देखा हुआ ही है कि अदरक जो है जिसको हम यूज में ले रहे हैं, चाय के अंदर यूज में ले रहे हैं, उस अदरक की यदि संरचना को देखेंगे तो वह अनियमित होती है, कोई रेगुलरिटी नहीं पाई जाती है और वह पादप का तना होता है। यदि उसके किसी टुकड़े की बात करें, उसके किसी भी टुकड़े को मिट्टी में डाल देते हैं, नया पादप बन जाता है। यदि प्रकृति में अपने आप मिट्टी में रह जाता है तो भी नया पादप बन जाता है। तो ये तो हुआ परकंद। परकंद की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, अनियमित होता है और ये संचित भोजन जो है उसको संचित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिससे ये फूले हुए रहते हैं। इसके बाद हम बात करें कंद की, ये
कंद में ये रहता है कि जो पादप का तना रहता है उस तने का शीर्ष भाग, यानी इस तरीके से तने का शीर्ष भाग भोजन संचित करके फूल जाता है, और ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग से यदि हम देखें, इससे नया पादप बन जाता है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिवली प्रश्न है कि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रीन कलर की पत्तियां बन जाती हैं। जैसे ही हमें एग्जाम्पल, जैसे आलू है, सभी का देखा हुआ है, आलू है, उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे जो परव संधियां रहती हैं, उनसे ग्रीन कलर की पत्तियां जैसे ही हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, तो ये जो छोटी संरचनाएं होती है, इनको कहते हैं आंख। जिस भी आलू के टुकड़े में ये आंख होती है, कहां से बनेगी? परव संधि से आंख होती है, इसी से नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये सेकंड जैसे कंद का हुआ। इसके बाद देखिए घनकंद की बात करें। घनकंद के अंदर यदि हम बात करते हैं, जो तना रहता है वो इस तरीके से ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहता है, इस तरीके से। और ये भी इससे यदि एग्जाम्पल की बात करें, अरवी और केसर या जमीकंद, ये इसके एग्जाम्पल है। अरवी हुआ, केसर हुआ, जमीकंद हुआ। इसके टुकड़े से भी या कहें इस तने से भी नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसके बाद शल्क कंद की बात करें। शल्क कंद की यदि बात करें तो जो तना रहता है, इस तने के अंदर यदि हम बात करते हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, इससे भी एक नए पादप का निर्माण होता है। और प्याज और लहसुन में हम जो नीचे एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, वह छोटा सा पार्ट जो रहता है वो तना रहता है। इससे कलिकाएं निकल जाती हैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है। यानी इसकी जो परव संधियों के बीच में जो परव रहता है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये 4 प्रकार के जो तने हैं ये कंप्लीटली भूमि में रहते हैं, यानी भूमिगत है, भूमिगत तने, ये 4। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे और जो तने हैं जिनका रूपांतरण हुआ। तो ये है, ये जो तने हैं इनके कुछ भाग भूमि से बाहर हैं और कुछ भाग भूमि के अंदर हैं, यानी अर्धवायवीय हैं। यानी ये जो है, यदि हम इनकी बात करें तो ये हुए अर्धवायवीय। अर्धवायवीय देखिए, इसमें ऊपरी भूस्थाई कि तना जो है वो भूमि के ऊपर रेंगता हुआ यानी फैलता हुआ चल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, जैसे दूब घास में। उसकी परव संधियों से जड़ें बन जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ ऊपरी भूस्थाई का, दूब घास। सेकंड देखिए अंत भूस्थाई, तना भूमि के अंदर रेंगता हुआ चल रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर वृद्धि करने के बाद भूमि के बाहर आता है, फिर भूमि के अंदर जाता है। तो आधा पार्ट जो भूमि से बाहर आया, आधा भूमि के अंदर। एग्जाम्पल पुदीना। इसी प्रकार से भूस्थाई, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रॉबेरी है। तो भूस्थाई के अंदर जो तना रहता है उसके अंदर देखिए स्थिति ये रहती है कि ये जो पार्ट है इसके अंदर ये जो परव संधियां हैं, इन परव संधियों से यहीं से ही नए पादप का निर्माण होता है। भूस्थाई का इसमें ये रहता है कि जैसे ये तना है, इससे एक ब्रांच निकलेगी और साइड में जाकर के ये इस पर पत्तियां लगी हुई रहती हैं एक समूह में। एग्जाम्पल जलकुंभी। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये तने के एग्जाम्पल है कि इस तरीके से जो ये तने पाए जा रहे हैं, इन तनों से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो तने के द्वारा कायिक जनन। इसके बाद यदि हमें अगले एग्जाम्पल की बात करें, यानी जो हम अगली कंडीशन की बात करें, तो देखिए जड़ के द्वारा, तने के द्वारा। सेकंड हुआ जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्धन। इसके अंदर हम ये कहेंगे कि पादप है, पादप की जो जड़ें रहती हैं, जैसे इस तरीके से ये जड़ें हैं, ये जड़ें भूमि के बाहर आ जाती हैं और एक नए पादप का निर्माण कर देते हैं।
तो इसे कहा जाता है जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन या जड़ों के द्वारा कायिक जनन। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शीशम है, नीम है। कुछ जो पादप रहते हैं उन पादपों की यदि बात करें तो उनके अंदर अलग से ही कंदमूल होती हैं, और ये जो कंदमूल रहती हैं इन कंदमूल से कलिकाएं बन जाती हैं, जिनको अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। देखिए तने से जो जड़ें बन रही हैं उनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और यहां पर देखिए मूल से यदि तने का निर्माण हुआ तो अपस्थानिक कलिका या अपस्थानिक तने बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो कंदमूल जो रहते हैं, जो ट्यूबलर जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, इनसे ये शाखाएं निकलती है और इनको कहते हैं अपस्थानिक कलिका। और यहां पर जो जड़ें बनेंगे उनको कहेंगे अपस्थानिक जड़ें। एक तने से जड़ें बन रही है, अपस्थानिक जड़ें, और जड़ों से यदि तने का निर्माण हुआ अपस्थानिक कलिका। तो इस तरीके से अपस्थानिक कलिका है उसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है वो आ जाता है पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा देखिए हम बात करें कि जैसे पत्ती की ये स्ट्रक्चर है, ये जो पत्ती की संरचना है, इस पत्ती जो है इस पर छोटी छोटी कलिकाएं बन जाती है इस तरीके से। और ये पार्ट यदि टूट करके अलग हो जाता है तो इससे एक पादप बन जाता है। तो यहाँ पर नए पादप की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई? पत्ती से हुई है। इसीलिए कहा कि पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण, और जब भी नए पादप का निर्माण होता है तब हम उसे जनन कहते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर देखिए ये जो पार्ट रहता है पर्ण फलक, यदि इसके बात करें तो जैसे पत्थर चट्टा, पत्ती के किनारे या फिर कहें पर्ण फलक, इससे इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल और है बिगोनिया। यदि बिगोनिया की बात करते हैं तो उसके अंदर होता है पर्णवरण से। देखिए ये हुआ पर्णवरण। पर्ण के किनारों से तो होता है पत्थर चट्टा में, और पर्णवरण से होता है बिगोनिया में। ये इसके दो एग्जाम्पल है पत्तियों से। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है जनन संरचनाओं से। जनन संरचना या जनन अंग, और इसे कहा जाता है बुलबिल्स। बुलबिल्स देखिए हमने जो संरचनाएं पढ़ी उसमें ये कहा था कि पादप जो है उसकी कायिक वृद्धि होने के बाद उसमें पुष्प बन जाते हैं, और पुष्प जो रहता है उस पुष्प के अंदर जनन अंग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि जो पादप है उसके अंदर पुष्प जो है उसका निर्माण जो है वो होता है, यानी जो कलिकाएं बनती हैं पुष्प कलिका बन जाती है, लेकिन पुष्प कलिका में जनन अंग नहीं बनते हैं। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि पुष्प कलिका, ये पुष्प कलिका एक अलग से संरचना बनाती है, और इस संरचना को हमने नाम दिया बुलबिल्स। और ये जो बुलबिल्स है इससे बन जाता है नया पादप। तो ये जो पुष्प कलिका है ये नई संरचना बुलबिल्स बना देती है, न कि जनन अंग। तो जनन अंग न बन के एक पत्ती जैसी संरचनाएं बन जाती हैं बुलबिल्स, और इनसे पादप का निर्माण होता है।
तो हम ये कहें कि ये 4 पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती और जनन संरचनाओं के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो अलैंगिक जनन है उसकी प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये पार्ट